अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू लेक्चर नंबर 43 ऑफ डेटा लॉजिक एंड डिज़ाइन CS 302। इससे पहले कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था स्पेशल मेमोरीज का, और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेमोरी। तो उसके बाद जो सेकंड स्पेशल पर्पस मेमोरी है वो है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेमोरी, जिसे इन शॉर्ट लीफो मेमोरी कहा जाता है। लीफो मेमोरी को स्टैक इंप्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। होप्स हो कि आपने स्टैक का वर्ड सुना होगा। ये एक्चुअल में एक डाटा स्ट्रक्चर होता है जो कि डाटा को सेव करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आपके सामने स्टैक शो हो रहा है। इसमें इस तरीके से होता है कि कोई भी डाटा हम सेव करते हैं तो वो इसकी टॉप पोजीशन पे सेव किया जाता है। उसके बाद जब हम न्यू डाटा इसके अंदर फीड करते हैं तो जो डाटा टॉप पे होता है वो एक पॉइंट नीचे शिफ्ट हो जाता है और इसके ऊपर न्यू डाटा आ जाता है। उसके बाद जब हम मजीद डाटा इसमें फिल करेंगे तो ये न्यू डाटा आया था ये सेकंड पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा, और जो सेकंड पोजीशन वाला डाटा था वो थर्ड पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा। और इस तरीके से जब भी हम डाटा पुश करते जाएंगे, न्यू डाटा हमारे पास टॉप पे आता जाएगा और बाकी जितने भी डाटा हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होंगे वो नीचे ट्रांसफर होते जाएंगे। तो इस ऑपरेशन को पुश ऑपरेशन भी कहा जाता है। तो उसके बाद जो स्टैक का दूसरा ऑपरेशन होता है वो पॉप का होता है। उसमें ये होता है कि जो डाटा हमने यहाँ लास्ट पे फीड किया होता है वो डाटा हम यहाँ से निकाल लेते हैं, और बाकी जितना भी डाटा होता है वो एक पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद जो न्यू डाटा यहाँ पे होगा उसे भी हम निकाल लेंगे, और जो नीचे वाला डाटा है वो यहाँ पे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस ऑपरेशन को पॉप ऑपरेशन कहा जाता है। तो स्टैक में फिर इसी तरीके से होता है कि जो डाटा बिल्कुल ऊपर होता है, मतलब वो डाटा लास्ट पे आया होगा तो वो डाटा सबसे पहले यहाँ से निकलेगा, मतलब वो फर्स्ट पे निकलेगा। तो इस वजह से इसे लास्ट इन फर्स्ट आउट मेमोरी कहा जाता है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक स्टैक को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इस स्टैक के अंदर हम 5 बाइट्स स्टोर कर सकते हैं, मतलब ये ऊपर 8 पोजीशंस हैं, हर पोजीशन के अंदर एक बिट स्टोर हो जाएगी। तो इसका मतलब है इस जगह पे एक कंप्लीट बाइट स्टोर हो जाएगा। और टोटल ये 5 पोजीशंस हैं, तो इसका मतलब है कि टोटल 5 बाइट्स हम इसके अंदर स्टोर कर सकेंगे। साइड पर स्टैक कंट्रोल मौजूद है जो कि डाटा को ऊपर या नीचे शिफ्ट करेगा इन केस ऑफ पुश एंड पॉप। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन आपको शो करवाई हुई है ये इम्प्लीमेंट की गई है विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट रजिस्टर्स, लेकिन स्टैक को हम रैम के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये उसकी डायग्राम शो की हुई है। इसमें आप देख सकते हैं कि रैम का कुछ पोर्शन हम रिजर्व कर लेंगे एज स्टैक, और फिर इसके अंदर हम डाटा को पुश करते जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो नंबर पुश किया गया था वो था 7, फिर उसके बाद 4, फिर 9 और लास्ट पे 8 को पुश किया हुआ है। और जो स्टैक पॉइंटर है वो इस वक्त 8 को पॉइंट कर रहा है। जब ये 8 हम यहाँ से पॉप कर लेंगे तो उसके बाद जो स्टैक पॉइंटर है वो सेकंड लोकेशन को पॉइंट करेगा। इसका मतलब है वो 9 को पॉइंट कर रहा होगा। इस तरीके से जब 9 को हम पॉप कर लेंगे तो स्टैक पॉइंटर फिर लोकेशन 2 को पॉइंट करेगा जिसके अंदर 4 पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से रैम का कुछ पोर्शन भी हम रिजर्व कर सकते हैं एज स्टैक। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मेमोरी एक्सपेंशंस का। कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट टाइप की मेमोरीज मौजूद होती हैं जिसके अंदर रैम और रोम हो सकती हैं। तो डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए रैम का डिफरेंट साइज रिक्वायर्ड होता है, इस तरीके से डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए रोम का डिफरेंट साइज रिक्वायर्ड होता है। तो हो सकता है कि जो मेमोरी हमारे कंप्यूटर में लगी हो उसका साइज एप्लीकेशन के साइज के अकॉर्डिंग ना हो, तो उसके इसके अंदर फिर मेमोरी को एक्सपेंड करना पड़ता है। अब जब भी हम मेमोरी को एक्सपेंड करते हैं तो ये एक्सपेंशन दो तरह की हो सकती है। वो अगर मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ तो वो इस तरीके से हो सकता है कि अगर हमारे पास कोई मेमोरी इस तरीके से है जो कि 4 के सेल में अरेंज है, मतलब एक रो के अंदर 4 कॉलम है और इस तरीके से नीचे डिफरेंट रोज बनी हुई हैं, तो इसे हमने एक्सपेंड करना है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि इन 4 कॉलम्स को एक्सपेंड करके हम 8 कॉलम्स क्रिएट कर दें, मतलब इसके आगे मैं 4 कॉलम मजीद इंक्रीज कर दूँ। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर हमारे पास 4 रोज हैं तो जो न्यू मेमोरी मैंने क्रिएट करनी है वो मैं इसके नीचे एक्सपेंड कर दूँ। तो ये दो मेथड हो सकते हैं मेमोरी को एक्सपेंड करने के। इनकी डिटेल आगे है तो वो हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं अभी थोड़ी देर में। एक्सपेंड करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है और एड्रेस लाइन और डाटा लाइंस को हम किस तरीके से आपस में कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक और टॉपिक दिया हुआ है, वो है मेमोरी मैप का। तो इस टॉपिक में ये बताया हुआ है कि कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है वो किस तरीके से अरेंज होती है। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी मेमोरी होगी उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, और ये जो एड्रेस है ये माइक्रो प्रोसेसर जनरेट करता है। मतलब जो कंप्यूटर का CPU है वो ये एड्रेस जनरेट कर रहा होगा। तो जो एक मेमोरी मैप यहाँ पे शो किया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं कि 00000 एड्रेस पे रोम इम्प्लीमेंट की गई है। यहाँ पे जो एड्रेस लिखे हुए हैं वो हेक्साडेसिमल के अंदर हैं, और ये 20 बिट एड्रेस है।
क्योंकि हेक्साडेसिमल का एक डिजिट 4 बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो इस तरीके से यहाँ पे 5 डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब है ये 20 बिट का एड्रेस है। और अगर 20 बिट का एड्रेस हो तो उससे हम टोटल 1 मेगाबाइट मेमोरी को एड्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं जो आगे डाटा रैम है वो 10000 पे पड़ी हुई है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम रैम है वो 20000 हेक्साडेसिमल पे है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्पेसिस हैं वो वीकेंड स्पेसिस हैं, मतलब इसके अंदर मजीद रैम हम अटैच कर सकते हैं। और बिल्कुल लास्ट पे यहाँ पे स्टैक को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो इस तरीके से कंप्यूटर रैम को ही हम एज स्टैक भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो वीकेंड स्पेसेस मौजूद हैं, इस पे जब हम रैम लगाएंगे तो जो हमारी प्रीवियस रैम है वो एक्सपेंड हो जाएगी। तो ये एक्सपेंड किस तरीके से होगा, वही बात है जो अभी आपको बताई है कि या तो हम नंबर ऑफ कॉलम्स को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर हम नंबर ऑफ रोज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ये दोनों इम्प्लीमेंटेशन हम देख लेते हैं कि ये किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे अब आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं ये फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन है जिसके अंदर 4K वर्ड रैम बनाई गई है बाय यूजिंग 4K बाइट रैम्स। 4K बाइट रैम का मतलब ये है कि ये जो रैम है हमारे पास, इसके जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 4K हैं और हर रो के अंदर एक बाइट को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। मतलब जो इसके कॉलम है वो 8 होंगे। इस तरीके से जो सेकंड रैम है इसके भी नंबर ऑफ रोज 4K हैं और ये भी चूंकि बाइट मेमोरी है तो इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स 8 होंगे। तो जो यहाँ पे मेमोरी को इम्प्लीमेंट किया गया है वो इस तरीके से है कि 8 कॉलम्स फर्स्ट रैम के और 8 कॉलम सेकंड रैम के, इन दोनों को कंबाइन करके जो नंबर ऑफ कॉलम है वो 16 किए गए हैं। तो जो 16 बिट्स होती हैं उन्हें वर्ड कहा जाता है। मतलब 4K वर्ड रैम को इम्प्लीमेंट किया हुआ है बाय यूजिंग 4K बाइट रैम्स। तो इसके अंदर यहाँ पे हमें एड्रेस लाइन शो की हुई है A0 से लेके A11 तक। क्योंकि जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं वो 4K हैं, तो इन 4K रोज को एक्सेस करने के लिए जो एड्रेस लाइन होगी वो 12 बिट की होगी। तो A0 से अगर A11 तक हम काउंट करें तो ये 12 बिट बनती हैं। उसके बाद जो सेकंड लाइन है वो है रीड राइट की लाइन। तो हमने चूंकि इन दो रैम्स को कंबाइन किया हुआ है, मतलब जो फर्स्ट 8 लोकेशन हैं वो फर्स्ट रैम की हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट 8 लोकेशन हैं वो सेकंड रैम की हैं। तो जब भी हम यहाँ पे डाटा राइट करेंगे तो इस कंप्लीट रो के अंदर हमने डाटा को राइट करना है। तो इस वजह से जो भी रीड या राइट का सिग्नल इंप्लीमेंट होगा वो इन दोनों रैम्स पे इंप्लीमेंट होगा। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है रीड राइट वाली लाइन, ये फर्स्ट रैम के साथ भी कनेक्ट है और सेकंड रैम के साथ भी कनेक्ट है। और इस जगह पे अगर आप देखें तो चिप सेलेक्ट का सिग्नल है। तो हमने कोई भी डाटा जब राइट करना है या रीड करना है तो इन दोनों रैम्स को हमने सेलेक्ट करना है। तो इस वजह से जब हम यहाँ पे 1 इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये दोनों रैम्स ही सिलेक्ट हो जाएंगे और इन पे डाटा राइट हो जाएगा या इनसे डाटा रीड हो जाएगा। अब बात करते हैं डाटा लाइंस की। तो फर्स्ट 8 लाइंस हमारे पास होंगी और उसके बाद जो नेक्स्ट रैम है उसकी जो 8 लाइंस हैं वो इसके आगे हम अपेंड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास 8 और 8 टोटल 16 डाटा लाइंस बन जाएंगी। और इसके ऊपर एक वर्ड या तो हम राइट कर सकते हैं या फिर उसको हम रीड कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड इम्प्लीमेंटेशन है वो है इम्प्लीमेंटिंग 8K बाइट रैम यूजिंग 4K बाइट रैम चिप्स। मतलब इसके अंदर अब मेमोरी की जो रोज हैं वो इंक्रीज की हुई हैं। फर्स्ट रैम की जो रोज हैं वो 4K हैं और सेकंड रैम की जो रोज हैं वो 4K हैं। मतलब फर्स्ट 4K के बाद नेक्स्ट 401 लोकेशन जो है वो सेकंड रैम की एक्सेस की जाएगी। और इस केस के अंदर ये वर्ड नहीं होगा बल्कि जस्ट बाइट रैम ही होगी। तो अब जब हम नंबर ऑफ रोज को इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें एड्रेस लाइंस को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये एड्रेस लाइन हमारे पास 0 से लेके 11 तक हैं तो इसका मतलब है कि इन एड्रेस लाइन को यूज करते हुए सिर्फ हम फर्स्ट 4 के लोकेशंस को ही एक्सेस कर सकते हैं। तो इस केस में अगर आप देखें तो ये जो एड्रेस लाइंस हैं ये फर्स्ट रैम के साथ भी कनेक्ट हैं और सेकंड रैम के साथ भी कनेक्ट हैं। मतलब इन सब पे अगर हम 0 0 0 इम्प्लीमेंट करें तो हमारे पास फर्स्ट रैम की भी 0 लोकेशन सेलेक्ट हो जाएगी और सेकंड रैम की भी 0 लोकेशन सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट एड्रेस लाइन है वो हम चिप सेलेक्ट के सिग्नल को एज एड्रेस लाइन यूज करेंगे। तो इस पे अगर हम 0 इम्प्लीमेंट करेंगे तो इस नॉट गेट की वजह से वो 1 हो जाएगा और हमारी फर्स्ट रैम एक्टिव हो जाएगी। और यही 0 सेकंड रैम पे आएगा तो ये डीएक्टिव हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हम जो फर्स्ट रैम की फर्स्ट लोकेशन है उसको रीड कर सकेंगे, सेकंड रैम को रीड नहीं कर सकेंगे। और अगर सेकंड रैम में कोई डाटा रीड करना हो तो इस लाइन पे हम 1 प्रोवाइड करेंगे जो कि इस नॉट गेट की वजह से यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि फर्स्ट रैम डीएक्टिव हो जाएगी और सेकंड रैम पे यहाँ पे 1 इम्प्लीमेंट होगा और सेकंड रैम सेलेक्ट हो जाएगी। तो हमारे पास
12 एड्रेस लाइन्स यहाँ पे मौजूद हैं और उसके बाद जो 13th है वो इस जगह पे मौजूद है। क्योंकि हमारी काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रही है तो इस वजह से यहाँ पे 8 12 तक लिखा हुआ है। तो 8 के रोज को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास 13 एड्रेस लाइन मौजूद होनी चाहिए जो कि कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद रीड राइट का सिग्नल वो इन दोनों रैम्स पे ही इम्प्लीमेंट होगा। और यहाँ पे अगर डाटा लाइन्स को देखा जाए तो वो 8 डाटा लाइन्स ही हैं। अगर हमारी फर्स्ट रैम सेलेक्ट है तो इसका डाटा इन डाटा लाइन्स पे आ रहा होगा, और अगर सेकंड रैम सेलेक्ट है तो सेकंड रैम की डाटा लाइन्स का डाटा हमारे पास यहाँ पे आ रहा होगा। तो इस टेक्निक को यूज करते हुए हम नंबर ऑफ रोज को इंक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग 2 रैम्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एक्सपेंडिंग डाटा यूनिट साइज एंड मेमोरी लोकेशंस। मतलब यूनिट साइज को भी इंक्रीज करना है। जो हमारे पास बाइट रैम थी उसको वर्ड रैम में कन्वर्ट करना है, और मेमोरी लोकेशन को भी इंक्रीज करना है। मतलब जो 4K रैम थी उसको 8K रैम में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए भी डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि इस केस के अंदर 4 रैम्स यूज होंगी, और जो पीछे दोनों टेक्निक हमने पढ़ी है उन दोनों टेक्निक्स को कंबाइन किया जाएगा। मतलब जो फर्स्ट 2 रैम है इनको यूज करके हम एक बाइट रैम को वर्ड रैम में कन्वर्ट कर देंगे, और जो नेक्स्ट 2 रैम है उनको यूज करके 4K लोकेशन को हम इंक्रीज करके 8K लोकेशन कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो 2 रैम्स हैं इनकी डाटा लाइन आपस में कंबाइन होंगी, और इन 2 रैम्स की डाटा लाइन आपस में कंबाइन होंगी। जब हम फर्स्ट 2 रैम को एक्सेस करेंगे तो फर्स्ट 8 बिट डाटा की यहाँ पे आ रही होंगी और नेक्स्ट 8 बिट्स यहाँ पे आ रही होंगी। तो फर्स्ट 4K लोकेशन को यूज करने के लिए इन 2 रैम्स को हम सेलेक्ट करेंगे, और नेक्स्ट 4K लोकेशन को यूज करने के लिए हम ये नेक्स्ट 2 रैम्स सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फिर एड्रेस डिकोडर्स का। मतलब अगर एक से ज़्यादा रैम्स हम आपस में कंबाइन करें तो उन्हें हम किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो हमने ये देखा है कि अगर 2 रैम को हम कंबाइन करते हैं तो उसके अंदर जो चिप सेलेक्ट वाली लाइन है उसको हम एज एड्रेस लाइन भी साथ यूज कर लेते हैं। तो 2 रैम के केस में तो ये आसान हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास रैम्स 2 से ज़्यादा हों, जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 रैम्स हैं, तो इस केस के अंदर हमारे पास 12 एड्रेस लाइन्स तो ये हैं, और उसके साथ अगर एक चिप सेलेक्ट वाली हम काउंट कर लें तो ये 13 एड्रेस लाइन्स बनती हैं। लेकिन 13 एड्रेस लाइन से हम जस्ट 2 रैम्स की लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो थर्ड रैम है उसकी लोकेशन को हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए फिर हमें 2 to 4 डिकोडर यूज करना पड़ता है। और इस पे अगर हम 0 0 अप्लाई करेंगे तो हमारी फर्स्ट रैम सेलेक्ट हो जाएगी, 0 1 अप्लाई करने से सेकंड रैम हो जाएगी, 1 0 अप्लाई करने से थर्ड रैम सेलेक्ट हो जाएगी, और इस तरीके से इसके आगे कोई फोर्थ रैम होगी तो उसके लिए हम यहाँ पे 1 और 1 अप्लाई करेंगे और उससे वो फोर्थ रैम सेलेक्ट हो जाएगी। तो एड्रेस डिकोडिंग के लिए हम ये डिकोडर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या डिफरेंट लॉजिक गेट्स के थ्रू भी हम डिफरेंट रैम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले तो ये वो टेबल दिखाया हुआ है जो मैंने आपको बताया। मतलब 0 0 से हमारे पास फर्स्ट रैम सेलेक्ट हो जाएगी, 0 1 से सेकंड, फिर उसके बाद 1 0 से थर्ड, और फिर उसके बाद 1 1 अगर हम अप्लाई करेंगे तो फोर्थ रैम अगर हमारे पास कोई मौजूद होगी तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। और ये चीज़ अगर हम लॉजिक गेट के थ्रू करते हैं तो वो इस तरीके से होगा। पहले यहाँ पे और गेट लगा हुआ है, और रैम्स चूंकि सेलेक्ट होनी है एक्टिव लो लेवल पे, तो यहाँ पे अगर हम 0 और 0 अप्लाई करेंगे तो इस गेट की आउटपुट हमारे पास 0 आएगी, और यहाँ पे 0 आने की वजह से जो फर्स्ट रैम है वो सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर नीचे देखें तो नैंड गेट लगे हुए हैं, उसमें से कुछ के साथ नॉट गेट भी यहाँ पे लगे हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पे 1 और 1 अप्लाई करते हैं तो वो इस लास्ट गेट पे आएगा, 1 और 1। इस एंड गेट की आउटपुट 1 हो जाएगी, लेकिन इस नॉट गेट की वजह से आउटपुट 0 आ जाएगी। तो ये वाली रैम सेलेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से अगर हम 0 1 अप्लाई करेंगे तो ये वाला गेट एक्टिव होगा, इसकी आउटपुट 0 आएगी और सेकंड रैम सेलेक्ट हो जाएगी, और 1 0 के केस में थर्ड रैम सेलेक्ट हो जाएगी। और यही चीज़ यहाँ पे फिर डिकोडर के थ्रू दिखाई हुई है। अगर हमारे पास 4 रैम्स हैं तो उसके लिए 2 to 4 डिकोडर यूज़ होगा, और अगर 8 रैम्स हैं तो उसके लिए 3 to 8 डिकोडर यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे वो है इंट्रोडक्शन टू FPGAs। FPGA भी एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इससे पहले भी हम प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस देखते रहे हैं जिसके अंदर एंड और गेट की अरेज मौजूद थी। तो अगर ये अरेज हमारे पास मौजूद हैं तो इससे हम SOP फॉर्म को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो जो डिवाइसेस हमने देखी थी वो PLA या पैल डिवाइसेस या गैल डिवाइसेस थी, जिसके अंदर एक ऑल मैक सर्किट भी होता था, और उस ऑल मैक सर्किट के थ्रू हम अपनी इनपुट और आउटपुट पिंस को कॉन्फ़िगर कर सकते थे कि हमें आउटपुट रिक्वायर्ड है उन पिंस पे, या उन पिंस को हमने दोबारा एज फीडबैक इनपुट यूज करना है। जबकि जो FPGA डिवाइसेस होती हैं ये ज़्यादा जेनेरिक डिवाइसेस होती हैं, और इसके अंदर हम ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये एक ब्लॉक डायग्राम शो की हुई है एक FPGA डिवाइस की। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट लॉजिक ब्लॉक्स मौजूद होते हैं,
और ये लॉजिक ब्लॉक आपस में कनेक्ट हो सकते हैं बाय रोज एंड कॉलम्स। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इनपुट और आउटपुट पिंस शो की हुई हैं, मतलब इन पिंस को हम एज इनपुट भी यूज कर सकते हैं या फिर हम इनको एज आउटपुट पिंस भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। FPGA डिवाइसेस की मजीद डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।